नमस्कार साथियों। परिवर्तन से डरे नहीं। परिवर्तन से डरे नहीं, क्योंकि यदि आप कुछ अच्छा खो सकते हैं तो आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। कुछ लोग इस विचार को मान रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। ये परिवर्तन इस बात की परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि पहले गुरुकुल के सिस्टम से पढ़ाई होती थी, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। फिर अभी विद्यालयी सिस्टम हो गया है, जिसमें ब्लैक बोर्ड पर जाकर के मार्कर से या कहें कि खड़िया से, चॉक से पढ़ाई होती थी। उसमें बदलाव हुआ, अब श्वेत पट्ट आने लगे, यानी कि वाइट बोर्ड आने लगे, उसमें मार्कर के माध्यम से पढ़ाई होने लगी। अब वो विकसित होकर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आ गया है, जिसमें हम स्क्रीन पर टच करके भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम में पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम में पढ़ा सकते हैं, मोबाइल बेस्ड अध्ययन करा सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड अध्ययन करा सकते हैं। अभी इस समय फेसबुक या व्हाट्सएप या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम लाइव चैट कर सकते हैं, तो इस माध्यम से पढ़ाई हो रही है। तो इस परिवर्तन की बात किया जा रहा है, और कुछ लोग इसको एक अवसर के रूप में ले रहे हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे डरे नहीं। लेकिन इससे डरे नहीं, क्यों नहीं डरे? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं भारत में जिनको इस बात से डर लग सकता है, क्योंकि अमेरिका है, चाइना है, जापान है, या जो पश्चिमी यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो डिजिटल व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विकसित हैं। तकनीक का, इलेक्ट्रॉनिक का सभी लोगों तक पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत में विभिन्न पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। करीब 36 करोड़ लोग गरीब हैं, जो कि यूएनडीपी का डेटा आया था 2018-19 में। 36 करोड़ लोग गरीब हैं, लैंगिक असमानता भारी मात्रा में व्याप्त है, भुखमरी है। तो ऐसे में लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई कैसे करेंगे? हालांकि प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल भारत अभियान चलाया था, उसके तहत डिजिटल माध्यम में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। डिजिटल जो अवसंरचनात्मक ढांचे हैं उनका विकास किया जा रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम सारी शैक्षिक व्यवस्था, जो परंपरागत शैक्षिक व्यवस्था थी, उसको हम ऑनलाइन मोड या कहें कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के रूप में तब्दील कर सकें। ऐसी व्यवस्था भारत में अभी नहीं है। बहुत सारे लोग गरीब हैं, लैंगिक असमानता है, जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उनका भी वो स्थिति नहीं है कि वो ऑनलाइन सिस्टम में आकर पढ़ाई कर सकें। और भारत में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च भी बहुत कम किया जाता है अन्य देशों के हिसाब से देखें तो। जैसे हमारा पड़ोसी देश है, छोटा सा है, भूटान। वहाँ पर उनके पूरे जीडीपी का करीब 7.5% हिस्सा अपने शिक्षा पर, एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और जो ब्रिक्स के देश हैं, जिसमें इंडिया भी है, चाइना है, रूस है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये सारे देश हैं। उसमें से यदि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को देखें तो वो अपने कुल जीडीपी का करीब 6% हिस्सा खर्च करते हैं। और छोटा सा कंट्री है जो कि दक्षिण अफ्रीका के आसपास में है, कोस्टारिका। वो अपने कुल जीडीपी का 6.5% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये बहुत कम है, करीब 2.25%, 3% कुल जीडीपी का हमारे एजुकेशन में खर्च किया जाता है। तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में हम कैसे पूरी अवसंरचनात्मक व्यवस्था का विकास कर पाएंगे? और भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। तो जीडीपी में जो खर्च है शिक्षा क्षेत्र में, कुल जीडीपी का जो खर्च है वो बढ़ाया जाना चाहिए। 5%, 6%, 7% तक किया जाना चाहिए, ताकि एक ऐसी स्थिति का विकास हो पाए कि हम डिजिटल माध्यम में या अनडिजिटल माध्यम में कम से कम एक अच्छे से पढ़ाई हो पाए, सभी लोगों तक पढ़ाई की सुलभता हो। सिर्फ अमीर लोगों के पास या जिनके पास पैसे हैं, सिर्फ उन्हीं तक शिक्षा का संकेंद्रण ना हो पाए। शिक्षा सभी लोगों तक पहुँचे। सिर्फ पैसे के कारण या जो बेसिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इत्यादि के कारण यदि कोई बच्चा पिछड़ जाए तो ये एक शर्मनाक बात होगी। और भारत में और भी समस्याएं हैं, जैसे कि विद्युतीकरण की समस्याएं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना लेकर आए थे, जिसके तहत प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना जो था, कि जिसके तहत सभी घरों को, गाँवों को विद्युतीकरण किया जाएगा, उनको विद्युत प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2019 के 31 मार्च 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब 99% घरों में विद्युतीकरण हो गया है। लेकिन
अभी गांव में अभी वो पूरी स्थिति नहीं है जहाँ पे कि सभी घरों के पास बिजली पहुँच गई है। अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास बिजली नहीं है, और बिजली है भी, अगर बिजली है भी तो बिजली कटने की भी बहुत सारी दिक्कत होती है। जैसे कि अभी अ, मिशन अंत्योदय योजना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, मिशन अंत्योदय योजना, उनका सर्वेक्षण आया था। उसमें बताया गया कि अ, हर 5 घर में से एक घर ऐसा है जहाँ पर सिर्फ 8 घंटे बिजली आती है, और अ, हर दूसरा घर ऐसा है जहाँ पर 12 घंटे बिजली आती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे प्रॉपर बिजली नहीं आती है, बिजली बार बार कटने की दिक्कत होती है। और गाँव में बिजली की तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही कमज़ोर है। आंधी आता है, बारिश आती है तो खंभे गिर जाते हैं, बिजली 6-6 दिन तक, 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक कटी रहती है, कभी कभी 2-2, 3-3 हफ्ते तक भी कटी रहती है। तो वो सारे जो बेसिक खर्चे हैं उसको मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बिजली कटने वाली समस्या ना आए। और उसके अलावा जैसे डिजिटल अभियान के तहत ऐसा सर्वेक्षण आया था 2018-19 में कि करीब करीब 1 अरब मोबाइल भारत में हो गए हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन 1 अरब में भी करीब 37%, 40% ऐसे मोबाइल हैं जो स्मार्टफ़ोन की कैटेगरी में हैं, जो कि यूज़ किए जा रहे हैं। और उसमें 40% में से भी अधिकांश जो है वो शहरी क्षेत्रों में यूज़ किए जाते हैं, गाँव में नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो ये समस्या हो सकती है कि ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के माध्यम से हम यदि पढ़ाई करवा रहे हैं तो अनेक लोगों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, 40% लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, और जिसमें से शहरी लोगों के पास सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो गाँव के जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी पहुँच नहीं हो पाएगी। और अ, एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, एनएसओ जिसे बोलते हैं, उसमें 2018 में एक सर्वेक्षण हुआ था कि कितने घरों के पास अपना कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की परिभाषा एक व्यापक रूप में ली गई थी। कंप्यूटर के अंदर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट्स, जो अच्छे गैजेट्स होते हैं, स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, उसको लिया गया था, जिसमें देखा गया करीब करीब 4.5% ग्रामीण घरों में कंप्यूटर हैं। शहरी क्षेत्रों में तब भी ठीक है, कम से कम 24% घरों में कंप्यूटर है, लेकिन गांव में केवल 4.5% लोगों के पास कंप्यूटर है। और उसमें अगर कंप्यूटर है भी, स्मार्टफोन है भी, तो इंटरनेट तक पहुंच, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं इंटरनेट पे खर्च करने के लिए। हालांकि भारत में इंटरनेट जो डेटा है उसको प्राप्त किया जा सकता है आसानी से, उसमें खर्च कम आते हैं अन्य देशों के मुकाबले देखा जाए तो। भारत में इलेक्ट्रॉनिक या कहें कि जो डेटा पैक है उसको कम मूल्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं या बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास फिर भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इंटरनेट तक उनकी पहुंच हो पाए। और गाँव में देखा जाए करीब 15% लोगों के पास इंटरनेट तक की पहुंच होती है, कि उनके पास इंटरनेट सुविधा उनको मिल जाती है। शहर में तब भी ठीक है, कम से कम 42% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। तो जो गांव और शहर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, या कहें कि जो एक बहुत बड़ा अंतराल है, उसको पाटने की आवश्यकता है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन से डरे नहीं, तो परिवर्तन से वही लोग नहीं डरेंगे जिनके पास ये सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन गाँव के जनजातीय क्षेत्र में जो रहते हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, कमाने का ज़रिया नहीं है, अगर उनके लिए भी पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम में कर दिया जाएगा, विद्यालय शिक्षा नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में जा कर के पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके पढ़ाई करते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में सीखते हैं, तो उसमें वो पीछे रह जाएंगे। और भारत में समावेशी विकास या शिक्षा तक समावेशी पहुंच नहीं हो पाएगा, और एक बहुत बड़ा गैप विकसित हो जाएगा यदि इस बात पे जोर दिया जाएगा कि पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बना करके डिजिटल माध्यम में ही विकसित कर दिया जाए, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया जाए। यदि उसको अप्रासंगिक बना दिया जाएगा तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। और ऐसा अगर किया भी जाए तो पूरी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को लागू किया रहना चाहिए ताकि शिक्षा तक सभी को की पहुंच हो सके। तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा व्यवस्था के
बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, उससे अवगत कराइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में एक खाई पैदा हो सकती है, अगर खाई पैदा हो भी सकती है तो इसको पाटा कैसे जा सकता है, इसके बारे में आपके सुझावों की प्रतीक्षा है। और इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, परंपरागत शिक्षा से रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो इस समय एक माहौल बना हुआ है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद।